गाइस, आई एम CS कशिश रचवानी। गाइस, आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी होगी और नहीं देखी है तो अभी जाके देखना। उसमें मैंने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट फर्स्ट पढ़ा है, जो कि हमारा EBCL का फर्स्ट चैप्टर है। गाइस, आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। मतलब हमें जल्द से जल्द EBCL सारी कंप्लीट करनी है। गाइस, मेरे इस चैनल पे पहले हम लोगों ने CSEET के सारे नोट्स प्रोवाइड किए प्लस MCQs प्रोवाइड किए। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वो सब कुछ नहीं देखा, या आपसे जो कहते हैं जूनियर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो कि CSEET कर रहे हैं, तो उनको भी रिकमेंड करो। अभी हम लोगों ने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है EBCL की, जिसमें हमने कल ही RBI का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज हम लोग RBI का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और पहले पार्ट 1 देखना, क्योंकि उसमें मैंने इंट्रोडक्शन प्लस कुछ बेसिक चीज़ें बताई है। लाइक हमारा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, प्लस RBI कैसे बना, उसकी क्या हिस्ट्री है, किस तरीके से वो नेशनलाइज हुआ, वो सब कुछ हम लोगों ने कल देखा था। तो वो सब नहीं देखा तो पहले वो देखना, फिर यहाँ पढ़ना, क्योंकि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है फंक्शंस ऑफ RBI, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन उससे भी पहले हमें बेसिक पता होने चाहिए कि उसका बर्थ कैसे हुआ। तो स्टार्ट करें। फंक्शंस ऑफ RBI। देखो, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, लेकिन जो इसके फंक्शंस है उसमें अलग अलग पावर है RBI की। और वो पावर सिर्फ RBI एक्ट ने नहीं दी, वो पावर इसको अलग अलग एक्ट्स ने दी है। तो कौन कौन से एक्ट हैं जो कि RBI की फंक्शनैलिटीज़ को गवर्न करते हैं, ये याद रखना। RBI एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। याद कैसे करना है, ध्यान से सुनना। ये दोनों ही किसके लिए, बैंकिंग एक्ट है। RBI एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आपको याद है, मैंने कल एक बात भी बताई थी कि RBI को पावर बैंकों पे रेगुलेट करने की खुद RBI एक्ट ने नहीं दी, उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने दी। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। देखो, ये हो गया हमारा फेमा से रिलेटेड, मतलब फॉरेन सिक्योरिटी से। ये हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया कि पेमेंट एंड सेटलमेंट कैसे होगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, वो सब कुछ हो गया। आगे देख लेते हैं। तो ये एक्ट ज़रूर याद रख लेना, इनमें से कौन सा एक्ट नहीं है उस पे कुछ केस स्टडी बन के आ जाएगी कि RBI क्या इस एक्ट से भी गवर्न होता, नहीं। तो याद रख लेना, ये दोनों बैंकिंग एक्ट है, ये फॉरेन वाला एक्ट हो गया और ये सिक्योरिटीज़ वाला एक्ट हो गया। ठीक है, इससे फंक्शनैलिटीज़ गवर्न होती है। फंक्शंस क्या है RBI के, बैंकिंग फंक्शन, बैंक नोट्स, मॉनेटरी फंक्शन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का याद आ गया, बैंकिंग रेगुलेशन, पब्लिक डेब्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी देखो यहाँ आ गई, NBFC भी आ गया, मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव भी आ गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलपमेंट फंक्शन आ गया, पेमेंट एंड सेटलमेंट फंक्शन आ गया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंक्शन आ गया। ये सारे के सारे फंक्शन हम एक एक करके पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे, ध्यान दे के पढ़ेंगे। गाइस, जो भी नोट्स है वो अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखो, बैंकिंग फंक्शन कौन से एक्ट से होगा, बैंकिंग एक्ट 1949, ठीक है ना। तो बैंकिंग फंक्शन बैंकिंग एक्ट से भी होगा और RBI एक्ट से भी होगा। तो ये क्या कहता है कि RBI एक्ट का बोल रहा है, RBI एक्ट का सेक्शन 17, सेक्शन 18, 20 और 21। सेक्शन 17 बोलता है कि RBI गवर्नमेंट से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, और अगर गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होगी, जैसे कि अभी देखो कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होगी तो गवर्नमेंट को पैसा देगी भी। परचेज एंड सेल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मतलब कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट के बॉन्ड सेल भी करेगी और परचेज भी करेगी।
इससे क्या होगा, इससे हमारा जो इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, जो मनी का सप्लाई ऊपर नीचे होता रहता है, उसका कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल बता देती हूँ, अगर मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है तो सबके पास पैसा ज़्यादा है। अगर पैसा ज़्यादा है तो वहाँ पे मार्केट में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन से क्या होगा कि चीज़ें महंगी हो जाएगी, ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसको रोकने के लिए आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक को या फिर पब्लिक को भी, ठीक है, पब्लिक को भी ये जो बॉन्ड्स है वो सेल करता है। सेल करने से क्या होता है, बॉन्ड सेल हो जाएंगे तो सारा पैसा कमर्शियल बैंक का किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा। और आरबीआई के पास पैसा आ जाएगा तो आरबीआई के पास पैसा आने से जो मार्केट में पैसा जाने वाला है वो रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी रुक जाएगा। ऐसे डिफ्लेशन अगर मैं बोलूँ वाइज वर्सा होता है, वहाँ पे मनी सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डिफ्लेशन की कंडीशन में मनी सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो चीज़ें क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। लेकिन वो भी गलत है। तो आरबीआई क्या करता है, जो पहले सेल किए हुए थे बॉन्ड्स वो दोबारा परचेस करता है कमर्शियल बैंक से। तो अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से दोबारा परचेस करेगा बॉन्ड्स को, तो इससे क्या होगा, इससे मार्केट में पैसा जाएगा, कमर्शियल बैंक मार्केट में देगा, तो मनी सप्लाई का सही हो जाएगा। रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो क्लास 11th में भी, और आप लोगों ने और भी जगह पढ़ा है इसको। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, सेलर गुड सेल करता है परचेज़र को क्रेडिट पे, इसके बदले में परचेज़र क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज फाइल कर देता है, साइन करके दे देता है सेलर को कि मैं तेरे को 3 महीने में पैसे दे दूँगा। लेकिन सेलर को अगर इससे भी पहले पैसा चाहिए तो सेलर क्या करता है, उस बिल को डिस्काउंट करा देता है, किससे, कमर्शियल बैंक से। लेकिन कमर्शियल बैंक को अगर पैसा चाहिए तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से वो रीडिस्काउंट कराता है। मैंने बोला नहीं डिस्काउंट, मैंने बोला आरबीआई से रीडिस्काउंट कराता है, समझ में आया। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से क्या कराता है, जो बिल पब्लिक के बिल ऑफ एक्सचेंज पड़े हैं उसको रीडिस्काउंट कराता है। एनबीएफसी में भी ट्रेड करता है, सिर्फ बैंकों में नहीं करता। एक्सचेंज एंड रेमिटेंस, एक्सचेंज है सेक्शन 20 में और रेमिटेंस है सेक्शन 21 है। सेक्शन 20 जो कि है हमारा एक्सचेंज बोलता है कि अगर मुझे या आपको फॉरेन में घूमने जाना है तो आपको डॉलर चाहिए, तो डॉलर के लिए हमें डॉलर चाहिए तो हमें क्या कराना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ेगी, मतलब हमें इंडियन रुपी देना पड़ेगा और उसके बदले में डॉलर लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी लेने के लिए किसके पास जाएंगे, एक मनी चेंजर के पास जाएंगे। वो मनी चेंजर हमें एक्सचेंज करके देगा, लेकिन वो मनी चेंजर कहाँ से लाता है वो डॉलर, वो भी आरबीआई से लाता है। समझ में आया। तो एक्सचेंज समझ में आ गया कैसे होता है। और रेमिटेंस का मतलब होता है, मान लो कि एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से लोन ले रही है। जैसे कि दिल्ली में कौन सी सरकार चल रही है, आप चल रही है, ठीक है, दिल्ली में आप चल रही है, दिल्ली में और कहीं आप नहीं चल रही, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे राजस्थान में भी आप चल रही है, तो अगर दिल्ली में आप चल रही है और राजस्थान में भी आप चल रही है तो दोनों सेम है, ठीक है। राजस्थान में लोग घूमने आते हैं तो राजस्थान की जो कमाई होगी वो फॉरेन करेंसी में होगी, ठीक है, फॉरेन करेंसी में होगी क्योंकि फॉरेनर घूमने आएंगे। तो फॉरेन करेंसी में जो कमाई होगी वो राजस्थान गवर्नमेंट किसको दे देगी, आरबीआई को दे देगी, और आरबीआई उसको कन्वर्ट करा देगा रुपी में। ये तो हो गया एक्सचेंज, ठीक है। लेकिन आरबीआई को ना दे के राजस्थान की गवर्नमेंट ने दिल्ली की गवर्नमेंट को उसको लोन दे दिया। तो जब वो दिल्ली की गवर्नमेंट को लोन दे रही है तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने जिस बैंक में आरबीआई में वो पैसा जमा कराया वो डॉलर्स में था, लेकिन जब वो दिल्ली की गवर्नमेंट में पहुंचा, उनके अकाउंट में पहुंचा, तो वो रुपीज़ में पहुंचा। इसको बोलते हैं रेमिटेंस, ठीक है। मतलब बीच में ट्रांजैक्शन करवाया लेकिन फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके रुपी में कर दिया। तो समझ में आ गया। बैंकिंग फंक्शन, गवर्नमेंट से डिपॉजिट लेती है, गवर्नमेंट को लोन देती है, परचेज और सेल करती है गवर्नमेंट्स के बॉन्ड, डिस्काउंट नहीं करती बिल ऑफ एक्सचेंज को, रीडिस्काउंट करती है, एनबीएफसी में भी ट्रेड करती है
और एक्सचेंज एंड रेमिटेंस। ठीक है, आगे चले। इशू बैंक नोट्स। आपको पता है अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ या डीमोनेटाइजेशन से भी पहले कौन नोट छापता था? नोट छापते हैं हमारा आरबीआई। आरबीआई जो होता है वो नोट छाप सकता है, लेकिन कौन सा नोट छापेगा? कौन कौन से नोट है जो आरबीआई छाप सकता है? आप लोगों को पता है कॉइन्स और 2 रुपये से कम का नोट वो कौन छापता है? फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापती है। मतलब कॉइन्स का अधिकार आरबीआई का नहीं है, कॉइन्स का अधिकार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। 2 रुपये से कम का नोट का अधिकार किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। लेकिन क्या आरबीआई 10 रुपये का नोट छाप सकता है? हाँ। आरबीआई 100 का छाप सकता है? हाँ। आरबीआई 1000 का छाप सकता है? पहले आता था ना 1000 रुपये का, आ सकता है। आरबीआई 2000 का छाप सकता है? बिल्कुल छाप सकता है। आरबीआई 10,000 का छाप सकता है? बिल्कुल छाप सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि छापता है, ठीक है, मैंने बोला छाप सकता है। ठीक है, तो लेकिन आरबीआई 10,000 से ज़्यादा के नोट नहीं छाप सकता, क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना वो 10,000 से ज़्यादा का नोट नहीं छाप सकता। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग नाम नहीं लिख रखे, हमारे मॉड्यूल में अलग अलग है, लेकिन मैंने यहाँ लिख रखा है मे इशू करेंसी नोट्स। कॉइन्स नहीं लिखा, देखो कॉइन्स नहीं लिखा है। वो कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़। और ये कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 22। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा पहले जो नोट्स आते थे, पहले जो नोट आते थे उनका सेम कलर होता था, चाहे 100 का हो, 500 का हो, 2-3 कलर आते थे। लेकिन अभी आप देखो 20 रुपीज़ का जो नोट है वो ऑरेंज कलर का आ गया, सॉरी 200 का जो है वो ऑरेंज का आ गया है। ठीक है, 20 का भी थोड़ा रेडिश टाइप का आ गया है, 100 का ब्लू कलर का आ गया है, 500 का ग्रे कलर का आ गया है, और ये जो 2000 का है वो अलग कलर का आ गया है। तो इतने सारे कलर आरबीआई डिसाइड करता है कि नोट का कितने कितने का कलर है। तो याद रखना, कोई भी नोट का डिज़ाइन, उसमें क्या मटेरियल लगेगा, उसमें कैसा फॉर्मेट होगा, वो कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पे केस स्टडी बन के आएगी कि क्या आरबीआई डिसाइड करता है कि नोट जो है वो कौन से कलर का होना चाहिए, कौन से मटेरियल का होना चाहिए? नहीं, आरबीआई नहीं डिसाइड करता। इसका कंक्लूजन ये निकलेगा, कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट फंक्शन, 2 फंक्शन हो गए। पहला कौन सा हुआ? बैंकिंग फंक्शन। दूसरा हो गया इशू बैंक नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शन। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो हमारी क्रेडिट को, सप्लाई को रोकने के लिए, मतलब ज़्यादा मनी का फ्लक्चुएशन नहीं हो, उसके लिए बनाई जाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, जब उसकी मर्जी होती है तब बनाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो साल में एक बार बनेगी, या ज़रूरी नहीं है वो साल में भी बनेगी। जब जब लगता है कि मनी सप्लाई का ऊपर नीचे हो रहा है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शंस में सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक कमेटी होती है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं पढ़ेंगे। वो सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में इन डेप्थ पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनती है, कौन बनाता है, कब बनती है, क्या क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शन के लिए काम करती है। उस कमेटी में कौन कौन बैठेगा? देखो, खुद आरबीआई का गवर्नर बैठ रहा है, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ रहा है। डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के और ऑफिसर्स बैठेंगे, और 3 जने सेंट्रल गवर्नमेंट के बताएंगे। तो याद रखना, यहाँ पे गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, आरबीआई का एक ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर प्लस 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे। ठीक है, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर, मतलब टोटल अप्रॉक्स 6 जने होंगे। ठीक है, और ये कितनी बार मीटिंग करेंगे? कम से कम 4 बार मीटिंग करेंगे साल में। आप लोग खुद भी देखो, कोई भी कंपनी वगैरह होती है तो कंपनियां भी तो क्वार्टरली मीटिंग करती है, तो ये लोग भी कितनी बार मीटिंग करेंगे? साल में 4 बार करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज, फेमा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के लिए कौन सा एक्ट बना है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में क्या लिखा हुआ है? ये एक्ट बहुत अच्छा है, जब आप पढ़ोगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का यही है, तो जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को मज़ा आएगा। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? जब हम लोग रुपी दे के डॉलर लेते हैं
तब जो एक्सचेंज होता है डैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज, और उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए एक्ट बना है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसमें एक पर्सन होता है हु इज़ नोन एज ऑथोराइज्ड पर्सन। ऑथोराइज्ड पर्सन कौन होता है? देखो फेमा आप लोग बहुत इन डेप्थ पढ़ोगे, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है कि जो इसमें ऑथोराइज्ड पर्सन होता है, इसका मैंने एग्जांपल भी लिखा है मनी चेंजर, जो कि रुपी लेके, ठीक है, क्या देता है? डॉलर देता है ना। तो रुपी लेके जो डॉलर देता है वो कौन होगा? वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको कौन अपॉइंट करेगा? आरबीआई अपॉइंट करेगा। क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि ऑथोराइज पर्सन को कौन अपॉइंट करता है? आरबीआई। ये छोटी छोटी लाइन है जिसमें से केस स्टडी बनती है, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते, तो आप लोग को ये शॉर्ट नोट्स हेल्प करेंगे कि आपको किस तरीके से करना है। आरबीआई चाहे तो सेक्शन 13 में पेनल्टीज़ भी लगा सकता है। ये सारे ना फेमा के हैं सेक्शन, याद रखना ना, ये जो सारे जो दिए हुए सेक्शन वो फेमा के दिए हुए हैं। तो आरबीआई चाहे तो उसी ऑथोराइज पर्सन या किसी भी पर्सन पे पेनल्टी लगा सकता है। सेक्शन 13 ये बोलता है। सेक्शन 15 बोलता है कि अगर पेनल्टी लगाई, ठीक है, और सामने वाला बंदा बोल रहा है हाँ मेरी गलती है, तो आप पेनल्टी को कम भी कर सकते हो, दैट इज़ कंपाउंडिंग ऑफेंस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताऊं, कई बार आप लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने चल जाते हो, बीच में अगर आपको पुलिस वाला पकड़ लेता है तो वो सीधा बोलता है मैं आपकी गाड़ी जब्त करूँगा, तो आप लोग बोलते हो हाँ हमसे गलती हो गई, आप ऐसे करो फ़ाइन ले लो, हमारी गाड़ी जब्त मत करो। तो वो आपको एक पर्ची काट के देता है फ़ाइन की, 100, 200, 300 जितने की भी काट के देता है। तो उसके नीचे देखा करो लिखा गया है कंपाउंडिंग ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफेंस का मतलब होता है कि सामने वाले ने गलती की और अपनी गलती मान ली, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ पेनल्टी लगा के छोड़ दी, दैट इज़ कंपाउंडिंग ऑफेंस। इसमें थोड़ी पेनल्टीज़ भी कम हो सकती है, तो ये भी कौन करता है? आरबीआई करता है। फेमा में हम लोग क्या करते हैं? फेमा में हम लोग ये देखते हैं कि बाहर से पैसा इंडिया में कैसे आए या इंडिया से बाहर पैसा कैसे जाए। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में बाहर के लोग आके पैसा लगाते हैं फेमा के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ पे 2 रूट होते हैं, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट वो रूट होता है जहाँ पे हमें किसी की भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बाहर जाके पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अप्रूवल रूट वो रूट होता है जहाँ पे हमें आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है किसी भी जगह पैसा लेने की जगह। ठीक है, तो अप्रूवल रूट, ठीक है, तो अप्रूवल रूट होगा अगर फेमा में, तो आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बाकी तो हम फेमा में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ही कि हम लोग कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। बैंक नेक्स्ट 4 हो गए। 5th बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविज़न। बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविज़न में क्या बोलता है कि कोई भी बैंकों का काम होगा, देखो इसके लिए कौन सा एक्ट है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कोई भी बैंकों का काम होगा तो कोई दूसरी अथॉरिटी आ भी गई तो भी आरबीआई सुप्रीम। क्या बोल रहा है? आरबीआई सुप्रीम। कल भी मैंने यही बात बताई थी कि अगर कोई भी बैंकों के ऊपर आरबीआई पावर दिखा रहा है तो वो पावर कहाँ लिखी हुई है? वो लिखी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 1949 का प्रीएम्बल क्या बोलता है? बोलता है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू बैंकिंग। मतलब बैंकों के लिए सारे एक्ट्स को मिला के एक एक्ट बनाया गया और कुछ चीज़ें अमेंड की गई। पावर दी गई है देखो आरबीआई को कि वो बैंकों के लिए पॉलिसीज़ बनाए, बैंकों के बिजनेस को देखे और इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे। समझ में आया? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 यही बोलता है कि बैंकों से रिलेटेड सारे एक्ट्स को कंसोलिडेटेड किया गया, पावर दी गई आरबीआई को कि वो बैंकिंग पॉलिसीज़ बनाए, बैंकिंग बिजनेस बनाए। गाइस एक बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप लोग को इस वाले पॉइंट पे कोई केस स्टडी या डायरेक्ट क्वेश्चन भी है तो अगर आप इसका प्रीएम्बल लिखते हो तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो आप लोग प्रीएम्बल ज़रूर लिख देना, ठीक है? तो प्रीएम्बल याद होता है तो लोगों को लगता है हाँ देखो कि इसको कुछ समझ में आता है, इसको कुछ याद है। अच्छा, आरबीआई हैज़ अ पावर, देखो ये वाला पॉइंट कुछ ज़्यादा बड़ा है, ध्यान से सुनना। आरबीआई के पास पावर है टू अपॉइंट बैंकिंग कंपनी चेयरपर्सन एंड एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब किसी भी बैंक, कौन सी कंपनी?
बैंकिंग कंपनी, कौन सी कंपनी, बैंकिंग कंपनी में किसी भी पर्सन मतलब आरबीआई चाहे तो अगर उसको लगता है कि बैंकिंग कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर रही तो वो चेयरपर्सन अपॉइंट कर सकता है और एमडी अपॉइंट कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सेक्शन 36 क्या बोलता है, आरबीआई के पास ये भी पावर है कि एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। मतलब अगर आरबीआई को लगता है कि बैंकों में कुछ गलत हो रहा है तो अपने एडिशनल डायरेक्टर उस बैंकों में भेज सकता है। पावर टू सुपरसीड बोर्ड, अगर लगता है कि पूरा का पूरा बोर्ड ही करप्ट है तो वो पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी चेंज कर सकता है। देखो पहले तो बोल रहा है कि एक दो गलत है तो वो अपना एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि पूरा का पूरा बोर्ड ही गलत है तो सुपरसीड कर देना, उनको हटा के दूसरे भी अपॉइंट कर सकता है और कोई भी उसको नहीं बोलेगा। ठीक है, लेकिन कौन सी कंपनी, सिर्फ बैंकिंग कंपनी में काम कर सकता है। नेक्स्ट, पावर टू कंट्रोल लोन एंड एडवांस बाय बैंकिंग कंपनी, किसको लोन देना है किसको नहीं देना वो रोक सकता है। इसके लिए मैं बहुत अच्छा केस बता सकती हूँ। जैसे कि कोई भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है तो आरबीआई क्या भी बहुत सख्त हो गया, तो कोई भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को कितना लोन देना है कितना नहीं देना वो आरबीआई बीच में रोक लेता है। कई बार क्या होता है, कुछ पॉलिटिशियंस अपना नाम लेके क्या कर देते हैं, लोगों को लोन लेके दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे नीरव मोदी था जो भाग गया, ठीक है, बैंकों का पैसा खा गया, तो वहाँ पे बैंक जो थी उन्होंने बोला कि हम नीरव मोदी को पैसा नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हमें फ़ोन करते थे और बोलते थे कि हमें इसको लोन दे दो, तो हमें देना पड़ता था लोन। लेकिन वहाँ पे पॉलिटिशियंस नहीं आ सकते क्योंकि उनका पावर नहीं है। पावर किसका है, सिर्फ आरबीआई का है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं आ सकते क्योंकि उनके घर का पैसा नहीं है, ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, ये किसका पैसा, ये पब्लिक का पैसा है। और इसके लिए सारे डिसीजन कौन लेगा, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेगा। ठीक है, तो यहाँ ये बहुत अच्छा है ये पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। कहाँ क्या पढ़ा कि आरबीआई सुप्रीम है, सारे पावर्स उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने दिए। वो चाहे तो किसी भी बैंकिंग कंपनी में चेयरपर्सन या एमडी अपॉइंट कर सकता है, वो चाहे तो किसी में भी एडिशनल डायरेक्टर या फिर पूरे के पूरे बोर्ड को भी चेंज कर सकता है, लोन एंड एडवांस भी दे सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 35A, आरबीआई गिव डायरेक्शन टू बैंक इन पब्लिक इंटरेस्ट। आरबीआई जो भी काम करेगा वो किसके इंटरेस्ट पे करेगा, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेगा। और इसमें एक केस भी हुआ है, जोसेफ वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जोसेफ वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केस है, ये लिख के आओगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसमें क्या बोला है कि किसी भी कंपनी को वाइंड अप करने का पावर किसके पास है, एनसीएलटी। किसी भी कंपनी को वाइंड अप करने का पावर किसके पास है, एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी से पहले हाई कोर्ट के पास होता था क्योंकि एनसीएलटी तो 2016 में आया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले किसके पास पावर होता था, हाई कोर्ट के पास। लेकिन अगर वो बैंकिंग कंपनी है तो वहाँ पे सारे पावर एनसीएलटी से ट्रांसफ़र होके आरबीआई के पास आ जाते हैं। तो डिसीजन टू वाइंड अप टॉटरिंग एंड अनसेफ बैंकिंग कंपनी, ऐसी बैंकिंग कंपनी जो लोगों का पैसा खा रही है, अनसेफ है, इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर में रीजनली बी लेफ्ट टू आरबीआई नॉट बाय कोर्ट। मतलब उसको वाइंड अप करने का पावर किसके पास आ जाता है, आरबीआई के पास आ जाता है, कोर्ट के पास नहीं है। किसका कौन सा केस है, जोसेफ वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी बैंक को बंद करने का पावर कोर्ट के पास नहीं है, अगर वो अनसेफ बैंकिंग कंपनी काम कर रही है तो वो पावर किसके पास आ जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ जाता है। नेक्स्ट, पब्लिक डेप्ट फंक्शन। पब्लिक डेप्ट फंक्शन कुछ नहीं है, एक एक्ट है इसके लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट 2016। ठीक है, इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 18, ऑर्डर ऑफ आरबीआई नॉट टू बी क्वेश्चन इन लॉ। मैं अच्छे से समझाती हूँ इसको। हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये आरबीआई को कमर्शियल बैंक से पूछा आरबीआई ने कि तेरे पास कितने पैसे पड़े। कमर्शियल बैंक ने बोला 100 CR, 100 करोड़ रुपए पड़े।
अब आरबीआई चाहता है कि ये 100 करोड़ मार्केट में ना जाए, क्योंकि अगर ये मार्केट में जाएंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को बोला कि मैं तुझे सिक्योरिटी सेल कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके बदले में 100 करोड़ ये मुझे दे दे। तो कमर्शियल बैंक चाहे या ना चाहे उसको वो सिक्योरिटी खरीदनी पड़ेगी, समझ में आया? वो क्वेश्चन नहीं कर सकता आरबीआई को कि हमें ये सिक्योरिटी खरीदनी नहीं है, वो ये नहीं बोल सकता ये पैसा हमारा है, समझ में आया? तो सेक्शन 18 ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट 2016 में बोला गया है कि आरबीआई के क्वेश्चन नहीं कर सकते ऑर्डर पे, चाहे कोई भी हो। और इसमें मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है, इफ़ आरबीआई इशू सिक्योरिटीज़ टू कमर्शियल बैंक एंड इफ़ बैंक आर नॉट अग्री, बैंक अग्री नहीं है, फिर भी कमर्शियल बैंक केस नहीं फाइल कर सकता आरबीआई के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पे कुछ लोग मेंबर्स बनते हैं और आपस में बिजनेस करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स के बीच में बंटता है। वहाँ पे अगर आपको मेंबर बनना है तो वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा फ़ी देके, ठीक है। तो कोई भी इंसान कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, लेकिन वो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हो सकती है? बैंक भी खोल सकती है। तो पीएमसी जो बैंक था, जो अभी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेशन बैंक था, वो भी एक ऐसा ही बैंक था कि घर की कुछ लेडीज़ थी, उन लोगों ने क्या किया, कुछ पैसा इकट्ठा किया और आपस में अपने मेंबर्स की हेल्प करने लगी। लेकिन वो इतनी बढ़ गई कि धीरे धीरे वो कहाँ चले गए, मतलब बहुत बड़ा बैंक बन गया। लेकिन वहाँ पे अगर आपका पैसा डूबता है कोऑपरेटिव बैंक में, तो वहाँ पे आरबीआई लायबल नहीं है। जो आप इंश्योरेंस कवर होता है कि अगर किसी का भी पैसा डूबता है, कोई बैंक डूबती है, तो 5 लाख तक का कवर होता है कि हम लोग देंगे, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन गारंटी स्कीम है जो आरबीआई की है, लेकिन वो कोऑपरेटिव बैंक के लिए नहीं है। तो इसीलिए पीएमसी में भी प्रॉब्लम हुई और लोगों को पैसा नहीं मिला। तो बोलते हैं कि अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक बनी, वो कौन से एक्ट से रेगुलेट हुए? आरबीआई एक्ट से रेगुलेट हुए या कोऑपरेटिव सोसाइटी से रेगुलेट हुए? तो यहाँ पे बोलते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्ट है वो स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। वो क्या आता है? स्टेट लिस्ट में आता है, आरबीआई यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। तो आरबीआई यूनियन लिस्ट में आता है, तो अगर आप कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक बनती है तो उसको लाइसेंस आरबीआई इशू करेगा, उसको सुपरविज़न भी आरबीआई करेगा, उसको कंट्रोल भी आरबीआई करेगा, उसको कैंसिल करना होगा अगर लाइसेंस तो भी आरबीआई करेगा। मतलब लाइसेंस इशू से लेके लाइसेंस ख़त्म करने तक सारा काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव भी देखेगा, लेकिन वो स्टेट लिस्ट है। मेन पावर किसको मिलेगी? आरबीआई को मिलेगी। किसको? अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक बनती है तो, ठीक है। इसके लिए केस हुआ है, जनता सहकारी बैंक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें बोला गया है कि कोई भी डिसीजन आरबीआई का सुप्रीम है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से भी ऊपर, ठीक है। बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का लेना है तो वो आरबीआई सुप्रीम, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को मज़ा आ रहा होगा यार फंक्शंस पढ़ के। ये फंक्शंस है भी अच्छे और आप लोगों ने ना 11th-12th में काफ़ी पढ़े भी होंगे, तो मज़ा भी आ रहा होगा। तो देखो बोरिंग होके मत पढ़ना, क्योंकि पढ़ना तो है आप लोगों को सीएस में, तो थोड़ा सा मज़े से लेके पढ़ना, ठीक है। और जितना हो सकता है मैं शॉर्ट नोट्स तो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। गाइस, एक मेरा टेलीग्राम पे चैनल है CS वर्ल्ड के नेम से, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसको ज्वाइन कराओ, क्योंकि उसमें मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो करें नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ NBFC। NBFC क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। वो कंपनी जो फाइनेंस तो देती है, जैसे मिथुर फाइनेंस तो देता है लेकिन डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। बैंक नहीं है कि पब्लिक से पैसा ले ले, लोन दे सकता है पब्लिक को। तो NBFC, कुछ NBFC लोन लेती है,
कुछ एनबीएफसी डिपॉजिट लेती है और कुछ एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं लेती। वो भी आरबीआई का डिस्क्रिशनरी पावर है कि किसको डिपॉजिट लेने के लिए अलाउ करना है और किसको नहीं अलाउ करना है। ठीक है, एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, वैसे ही एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन भी कौन कराता है? ये आरबीआई कराता है। तो कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 45(1)(a) ऑफ आरबीआई एक्ट है, जिसने बोला कि रजिस्ट्रेशन ऑफ आरबीआई कराएगा एनबीएफसी का। किसको डिपॉजिट लेना है और किसको प्रोहिबिटेड करना है वो भी कौन देखेगा? आरबीआई देखेगा। क्या क्या डायरेक्शन देने एनबीएफसी को वो भी आरबीआई देखेगा। और एनबीएफसी को इंस्पेक्ट भी कौन कर सकता है? आरबीआई कर सकता है। तो ये छोटी सी समरी में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। तो आई होप आप लोग इसकी क्लिक्स ले रहे हो और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। देखो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ मार्केट 2 तरीके का होता है। सिक्योरिटीज़ मार्केट 2 तरीके का होगा, कौन कौन सा? मनी और कैपिटल। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म चीज़ें होती है, जैसे कि शेयर इशू हो गए, डिबेंचर इशू हो गए। ठीक है, लेकिन मनी मार्केट वो मार्केट होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसका टेन्योर मैक्स टू मैक्स 365 डेज़ होता है। मतलब 365 डेज़ से ज़्यादा इसकी कोई भी सिक्योरिटीज़ इशू नहीं होती है। तो मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई करता है। अच्छा, ये स्कीम कब आई है? 9 जनवरी 2007 में। ठीक है, तो मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई करता है। पहले मैं नीचे वाला पॉइंट पढ़ाऊंगी, लास्ट वाला। आरबीआई में डिटरमाइन पॉलिसी एंड इंटरेस्ट रेट। मनी मार्केट में कैसी कैसी पॉलिसीज चलेगी, क्या क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, वो कौन डिटरमाइन करेगा? आरबीआई करेगा। ठीक है, ये बात हुई मनी मार्केट की। मनी मार्केट पे क्या क्या आता है? कॉल मनी आता है, ठीक है, नोटिस मनी आता है, कमर्शियल पेपर आते हैं, कमर्शियल बिल आते हैं। ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे आरबीआई रेगुलेट करेगा। ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स है ना, आप लोग पढ़ोगे, सेबी में पढ़ोगे। डेरिवेटिव्स फ्यूचर होते हैं, ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स में ये वाला पॉइंट कुछ नहीं है, ये मैं कट कर रही हूँ। ठीक है, डेरिवेटिव्स में कुछ नहीं होता। डेरिवेटिव में हम फ्यूचर करते हैं, ऑप्शन करते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक डेरिवेटिव, सारे डेरिवेटिव्स यहाँ पे कवर्ड नहीं होते, एक कवर्ड होता है सिर्फ, वो है स्वैप। स्वैप क्या होता है? स्वैप फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है कि आज आपको पता है कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो रुपये की वैल्यू गिरेगी तो डॉलर बढ़ेगा। तो आज आपने डॉलर ले लिया 70 रुपीज़ का, पर डॉलर आपने कितने का लिया? 70 का। ठीक है, 70 रुपीज़ का ले लिया। ठीक है, बाद में आपने उसको थोड़े टाइम बाद 80 रुपीज़ का बेच दिया, दैट इज स्वैप। आपने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। तो वो जो डेरिवेटिव है कि अभी सस्ता ले लिया, बाद में महंगा बेच लिया, ठीक है, वो डेरिवेटिव यहाँ पे कवर्ड होता है। तो याद रखना, सारे डेरिवेटिव्स कवर्ड नहीं होते, फ्यूचर, ऑप्शन और ये सब नहीं कवर्ड होते, सिर्फ स्वैप कवर्ड होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट फंक्शन। इंक्लूजन का मतलब होता है कि आपने किसी को नॉलेज दी। ठीक है, इंक्लूजन का मतलब यहाँ पे है लिटरेसी। आपने लोगों को जागरूक किया, आपने लोगों को चीज़ों के बारे में बताया। आरबीआई टेक ऑल एक्शन फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ पब्लिक टू इम्पार्ट अवेयरनेस। उनको समझाया और उनको, देखो आज हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि नोट पे गवर्नर के साइन होते हैं और गवर्नर उसमें क्या लिखता है। ठीक है, इंडिया में यही कई लोगों को नहीं पता कि कॉइन्स कौन छापता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इंडिया में लोगों को यही नहीं पता कि नोट के जो कलर चेंज हो आरबीआई डिसाइड करता है या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के लोगों को नॉलेज देने का किसका जिम्मेदार, मतलब जिम्मा है किसका? आरबीआई का। एक तरीके से आरबीआई की ड्यूटी हो गई। ठीक है, तो इसके लिए आरबीआई ने एक स्टाफ एक्सपर्ट अपॉइंट कर रखा है
ठीक है, जो कि क्या कर रखेगा, फाइनेंशियल लिटरेसी करेगा, लोगों को बताएगा कि क्या क्या आरबीआई के अंदर होता है, किस तरीके से हमारा मॉनेटरी फंक्शन चलता है, किस तरीके से हम लोग गवर्नर या डिप्टी गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, कितने साल के लिए अपॉइंट करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे बताते हैं। नेक्स्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट फंक्शन। पेमेंट एंड सेटलमेंट फंक्शन कौन से एक्ट से गवर्न है? देखो सारा आरबीआई एक्ट से गवर्न नहीं है, मैं तभी बोलती हूँ कौन से एक्ट से गवर्न है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। सेक्शन 4 ऑफ सच एक्ट, नो पर्सन शेल कमेंस एंड ऑपरेट पेमेंट सिस्टम एक्सेप्ट आरबीआई ऑथोराइज। आपको पता है छोटे छोटे आजकल पेमेंट बैंक्स भी होते हैं, जैसे कि एयू बैंक है। एयू बैंक जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये ज़्यादातर पेमेंट बैंक्स बोलते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट्स की काम करता है। जैसे कि मान लो अभी कोविड का टाइम हो रहा है, तो आपको पता है ज़्यादातर टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो बच्चे फीस भी कैसे दे रहे हैं? पेटीएम से दे रहे हैं। अगर मैं पेटीएम के पैसे बैंक में ट्रांसफ़र करूं, पेटीएम के पैसे अगर मैं बैंक में ट्रांसफ़र करती हूं तो उसके लिए कुछ चार्जेस कट जाएंगे, और चार्जेस कट जाएंगे तो क्या मज़ा आएगा, ठीक है, 3 to 4% चार्जेस कट जाएंगे। मेरे पेटीएम में अगर 10,000 पड़े हैं तो उसके 400 रुपये तो ऐसे कट जाएंगे। तो इसीलिए मैं एक ऑनलाइन बैंकिंग का एक ऑनलाइन कार्ड बनवाऊंगी और सारा पैसा उसमें ट्रांसफ़र करूंगी, ठीक है। जैसे पेटीएम्स ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बैंक्स का एक कार्ड आता है आजकल, आप उसमें ट्रांसफ़र कर लो और कहीं से भी उसको इन कैश करा लो, कोई भी बैंक से कोई भी एटीएम से हो जाएगा वो इन कैश, समझ में आया? तो इसको बोलते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट फंक्शन। नो पर्सन शेल कमेंस एंड ऑपरेट पेमेंट, जब तक आरबीआई नहीं बोलता, ठीक है, कोई भी काम नहीं हो सकता जब तक आरबीआई नहीं। और इसी चीज़ को पावर टू रिवोक भी आरबीआई कर सकता है। आरबीआई चाहे तो किसी भी बैंक की रिटर्न्स देख सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, ऑडिट कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। मतलब कौन सा बैंक पेमेंट बैंक बनेगा और किस तरीके से काम करेगा वो आरबीआई बताता है। अगर आरबीआई को लगता है वो गलत काम कर रहा है तो उसकी पावर रिवोक कर देगा। सारे रिटर्न, इंस्पेक्शन, ऑडिट सब आरबीआई देखेगा। लास्ट फंक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंक्शन कुछ नहीं है, आरबीआई ने एक ऑम्बड्स पर्सन बना रखा है। अगर आपको लगता है कोई भी बैंक गलत काम कर रहा है आपके साथ, आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा, आप किसी प्रॉब्लम में हो उसके बाद आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहा, तो आप 30 डेज़ के अंदर अंदर ऑम्बड्स पर्सन के पास चले जाओ और उसको कंप्लेन लिख के दे दो, वो आपको सॉल्व करके दे देगा। ये ऑम्बड्स पर्सन की जो स्कीम है वो किस में आई थी? पहले एक मतलब एक कंट्री स्वीडन में आई थी। वहाँ पे गवर्नमेंट के से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंप्लेन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो इस पर्सन को दे दो। फिर धीरे धीरे इंडिया में भी आई और गवर्नमेंट फील्ड में आई। गवर्नमेंट ने भी ऑम्बड्स पर्सन बनाया और गवर्नमेंट ने बोला अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बोलो इस पर, ठीक है, रिड्रेजल करेगा ग्रीवेंस ऑफ डिपॉजिट। फिर धीरे धीरे ये चीज़ आरबीआई में आई, ठीक है, और टेलीकॉम में भी आई, ट्राई में भी आई, ठीक है। धीरे धीरे जैसे सेबी ने जैसे अपना ऑम्बड्स पर्सन बना रखा है, जगह जगह हर जगह ऑम्बड्स पर्सन है। आप इसको कंप्लेन करो, ये ज़रूर सॉल्व करके देगा। तो गाइस यहाँ पे हमारे सारे फंक्शंस कवर्ड होते हैं। मैंने जो भी नोट्स बनाए हैं वो मैंने अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल बनाया है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखो, ध्यान से देखो, 2 बार वीडियो को देखो। ये शॉर्ट नोट आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।